हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर 21 से लेके 28 जून तक का है। तो शुरुआत करते हैं। भारत को जिम्नास्टिक की टीम इवेंट में कांस्य पदक। जिम्नास्टिक की जो टीम है उसके अंदर भारत को मिला है कांस्य पदक है। तो भारतीय जूनियर पुरुष आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक टीम ने इतिहास रच दिया। चीन में आयोजित जूनियर एशियाई चैंपियनशिप के टीम इवेंट में भारत ने पहली बार कांस्य पदक जीता। यह इस टूर्नामेंट में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। क्या है इस टीम के अंदर भारत का जो है ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वर्ल्ड स्पर्धा में हर्षित दामोदरन ने स्वर्ण और अक्षत बजाज ने रजत पदक जीता है। ये देखिए, हर्षद और अक्षत बजाज और हर्षद दामोदर ने, तो हर्षद दामोदर ने स्वर्ण पदक और अक्षत ने बजाज ने रजत पदक जीता है। इसके अंदर महाराष्ट्र सरकार ने नेक्स्ट है। महाराष्ट्र सरकार ने अपना स्वदेशी एआई मॉडल महा एआई लॉन्च किया है। या ये देश का पहला राज्य स्तरीय एआई हब बनाने वाला प्रदेश बन गया है। क्या बन गया है? राज्य स्तरीय एआई, मतलब राज्य के लेवल पे इसका अपना एआई है। जैसे कि देश का अपना एआई होता है ना, इसने राज्य स्तर पे अपना एआई बनाया है। सरकार ने महा डीबीटी 2.0 और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जैसी नई डिजिटल सेवाएं भी शुरू की हैं। क्या की हैं? डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जैसी नई डिजिटल सेवाएं भी शुरू की है। इससे योजनाओं में गड़बड़ी कम होगी व लाभार्थी को डेटा सुरक्षित रहेगा। क्या रहेगा? लाभार्थियों को डेटा सुरक्षित रहेगा, कहीं दूसरी जगह लीक नहीं होगा। और ये अभी इंडिया भी इसके ऊपर नेशनल लेवल पे भी इस पे अपना खुद का एआई बनाने का काम अभी चल रहा है। ये आपने शायद 10-15 दिन पहले ही ये करंट भी आपने पढ़ा था कि हिंदुस्तान भी अपना खुद का एआई बनाना चाहता है, ताकि हमारी जो हमारा डेटा है, हमारे देश के नागरिकों का या हमारा देश का जो सुरक्षा से रिकॉर्ड है जितने भी डेटा है वो दूसरे देशों में लीक ना हो। क्योंकि अभी जो हम एआई यूज़ कर रहे हैं वो दूसरे देशों का, जैसे कि अमेरिका का, तो हमारा जो डेटा है वो सारा अमेरिका को या सबको पता रहता है कि हाँ कौन सा कहाँ क्या चल रहा है भारत के अंदर है। तो इसलिए अब अधिकतर जो कंट्रीज हैं वो अपना खुद का एआई बनाना चाहते हैं, ताकि अपनी जो कंट्रीज की जो प्राइवेसी है वो सारी, अपनी जो कंट्री की चीज़ें हैं वो सारी हमारे अंदर ही रहे, बाहर किसी को पता ना लगे, लीक ना हो दूसरे देशों में। भारत में 14वां पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया है। पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार पासपोर्ट यात्रा का दस्तावेज है। क्या है? पासपोर्ट सिर्फ यात्रा का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ अगर हमें वहाँ का पासपोर्ट मिल गया तो हम नागरिक बन गए। नागरिकता एक अलग चीज़ है और पासपोर्ट एक अलग चीज़ है। पासपोर्ट का मतलब ये है कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर क्या है, ट्रैवल कर सकते हो या यात्रा कर सकते हो। हाँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल का पहचान, ट्रैवल की आइडेंटिटी उससे होती है, नागरिकता की आइडेंटिटी नहीं होती है। 27 देश भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा फ्री प्रवेश देते हैं। क्या देते हैं? वीजा फ्री प्रवेश देते हैं। देश में लगभग 10% लोगों के पास अब चिप वाले ई पासपोर्ट हैं। कितने प्रतिशत लोगों के पास? 10% लोगों के पास चिप वाले ई पासपोर्ट हैं। साथ ही पूरे देश में 545 पासपोर्ट सेवा केंद्र काम कर रहे हैं। 545 सेवा केंद्र। 14वां पासपोर्ट सेवा दिवस जब मनाया गया है तो उसके अंदर भारत ने 14 साल के अंदर 14 साल के अंदर 14वां जो पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया उसके अंदर भारत ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है पासपोर्ट के क्षेत्र, पासपोर्ट सेवा लोगों को बना के देने के क्षेत्र के अंदर, कि 545 पासपोर्ट सेवा केंद्र भारत में अभी काम कर रहे हैं। और ई पासपोर्ट के साथ 10% लोगों के पास ई पासपोर्ट है अभी ये चीज़ बढ़ेगी। ये पासपोर्ट जो है ये चीज़ बढ़ेगी, जितने भी लोगों को, और नॉर्मल हो जाएगा ये चीज़ देखना। मतलब जो जा रहे हैं दूसरी कंट्री में उनके पास तो होगा ही होगा, जिनके मतलब ये एक जैसे अपना आधार कार्ड है ना, आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है कि जैसे अब आपके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड सबके पास है, वैसा ही टाइम आएगा कि पासपोर्ट भी सबके पास मिलेगा। जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड अब सबके पास मिलते हैं, वैसे ऐसा ही वक्त आने वाला है। अर्थव्यवस्था में क्या किया है हमने? सांख्यिकी मंत्रालय अब ऐसा उत्पादक सूचकांक हर महीने जारी करेगा कि सांख्यिकी मंत्रालय अब सेवा उत्पादक सूचकांक, कौन सा उत्पादक सूचकांक? सेवा उत्पादक सूचकांक हर महीने जारी करेगा। आधार वर्ष 2024-25 है। पहला इंडेक्स 14 जुलाई को आएगा। कब आएगा? 14 जुलाई को। अभी चल रही है जून है। यह व्यापार, परिवहन, बैंकिंग और रियल एस्टेट जैसे सेवा क्षेत्रों की प्रगति बताएगा। क्या बताएगा? व्यापार, परिवहन, बैंकिंग और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों की, सेवा जैसे क्षेत्रों की प्रगति बताएगा। भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक है। कितना है सेवा क्षेत्र? तीन क्षेत्र है ना अपने, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र की जो है वो भागीदारी 50% से अधिक है भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर। नियम, क्या क्या नियम बने हैं? आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब 1 लाख करोड़ रुपए या उससे
अधिक की संपत्ति वाली एनबीएफसी को अपर लेयर में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा? 1 लाख करोड़ वाले अधिक संपत्ति वाले जो लोग हैं उनको अपर लेयर में रखा जाएगा, जहां उन पर सख्त नियम लागू होंगे। आरबीआई ने एनबीएफसी को बेस, मिडिल, अपर और टॉप लेयर में बांटा है। एनबीएफसी को आरबीआई ने 3 लेयर में बांट दिया गया है। किसमें बांटा है? मिडिल, अपर और टॉप लेयर में। इस सीमा की हर 3 साल में समीक्षा की जाएगी। क्या किया जाएगी? हर 3 साल के अंदर इसकी समीक्षा की जाएगी। क्यूएस वर्ल्ड, नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत 89 देशों में 13वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? 13वें स्थान पर। किसके अंदर? क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल जो इंडेक्स है उसके अंदर 2027 में। अभी 26 चल रहा है, 2027 की बात हो रही है। 89 देशों में से 13वें स्थान पर रहा है भारत। तेजी से एआई रेडी अर्थव्यवस्था बन रहा है। फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में भारत दुनिया में 5वें स्थान पर है। इकोनॉमिक कैपेसिटी में भारत को 100 में से 100 अंक मिले हैं। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा आईटी कार्यालय है। क्या है सबसे बड़ा? आईटी कार्यालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए। ये दूसरा फेज है इसका। इससे पहले भी एक फेज में पुरस्कार बटे थे 10-15 दिन पहले। मैंने ही आपको यहाँ पे करंट अफेयर में ये चीज बताई थी। हाँ, और अब ये दूसरा फेज है, मतलब पहला चरण वो था, अब ये दूसरा चरण है। तो जो बचे हुए पुरस्कार थे ना, वो इस दूसरे चरण में दिए गए हैं। जो पहले चरण में दे दिए वो दे दिए, उसमें से बचे हुए को अब इस दूसरे चरण के अंदर राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार वितरित किए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता मम्मूटी, क्रिकेटर रोहित शर्मा और गायिका अलका याग्निक समेत कई हस्तियों को सम्मानित किया गया है। पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस और पत्रकार पी नारायण को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी। कितने? 131 की पद्म पुरस्कार हुई थी, जिसमें से कुछ पिछले चरण में दिए हैं और ये 65 अब इसमें दिए हैं। और ये जो है अलका याग्निक जी हैं, इनका अभी इनको पुरस्कार देने के बाद में इनके काफ़ी इनको सुनना बंद हो गया है, क्योंकि ज़्यादा तेज आवाज़ में म्यूज़िक वगैरह सुनने की वजह से अब इनको सुनना बंद हो रखा है। मतलब थोड़ी बीमार हैं अभी ये। ओके, नेक्स्ट। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक हुई। इनकी ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ब्रिक्स जो देश है, जो ब्रिक्स के भागीदार देश हैं, उनकी जो राष्ट्रीय सलाहकार सुरक्षा सलाहकार हैं, उनकी 16वीं बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता एनएस अजीत डोभाल ने की। अजीत डोभाल ने की। बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी, कौन? चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत चीन संबंधों की वैश्विक नजरिए से देखने को कहा। चीन ने ब्रिक्स में भारत की भूमिका का समर्थन किया और सीमा विवाद को उचित स्थान पर रखने पर जोर दिया है। ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन कमाल के पर्सन है। इनका आप हिस्ट्री पढ़ना पूरी, कमाल इंसान है ये। ओके, नेक्स्ट है श्रीलंका ने चुनाव में श्रीलंका ने चुनाव में अमिट स्याही का इस्तेमाल बंद करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि पहचान पत्र से मतदाता की पहचान हो जाती है। इससे समय और खर्च दोनों बचेगा। इसके लिए चुनावी कानून में बदलाव होगा। अगला राष्ट्रपति चुनाव वर्ष 2029 में होगा। अमिट स्याही क्या होती है? अमिट स्याही, जैसे आपको याद होगा कि आपके जो पेरेंट्स या ग्रांड पेरेंट्स थे ना, जो देने जाते थे, वोट देने जाते थे, तो उनके तो यहाँ पे अंगुली पे वो लगाई जाती थी, शाही लगाई जाती थी ब्लैक कलर की, जिससे ये पता लग जाता है कि क्या कहते हैं, ये वोट दे चुके हैं। हाँ, तो उससे वो आइडेंटिफाई करते थे कि हाँ ये वोट दे चुके हैं, ताकि धांधली ना हो। प्रेजेंट टाइम में तो ईवीएम आ रखी है, तो वैसे एक्सेप्ट नहीं करेगी है कि अगर आप दोबारा वोट देने भी जाओगे, एक ही आदमी के नाम से अगर आप दोबारा वोट देने गए तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करती है उसको। हाँ, तो हाँ, अलग अलग इंसान के नाम से वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक इंसान के नाम से आप ज़्यादा वोट नहीं दे सकते प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट, पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 6 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। रोनाल्डो और लियोनेल मेसी 6 विश्व कप खेलने वाले एकमात्र पुरुष खिलाड़ी हैं। पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और 6 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। ये है रोनाल्डो और लियोनेल मेसी 6 विश्व कप खेलने वाले एकमात्र पुरुष खिलाड़ी हैं। 6 विश्व कप खेलने वाले। मेसी 2010 में विश्व कप में गोल नहीं कर सके थे, इसलिए यह उपलब्धि रोनाल्डो के नाम है। 2010 में मेसी जो है वो गोल नहीं कर पाए, तो ये जो उपलब्धि मिली है ये रोनाल्डो के नाम चलेगी। 41 वर्षीय रोनाल्डो का ये 230वां अंतर्राष्ट्रीय मैच है। कौन सा है? 230वां अंतर्राष्ट्रीय मैच है ये।
वैज्ञानिकों ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा क्षेत्र में दुनिया का सबसे पुराना उल्कापिंड गड्ढा खोजा है। क्या खोजा? गड्ढा या क्रेटर खोजा है। नॉर्थ पोल डोम नाम का यह क्रेटर करीब 3.024 अरब साल पुराना है। इसकी उम्र चट्टानों में मिले जिरकॉन और एपेटाइट खनिजों की मदद से पता लगाई गई। यह खोज पृथ्वी के इतिहास को समझने में मदद करेगी। क्या करेगी? पृथ्वी के इतिहास को समझने में मदद करेगी। भीम ऐप के लेन देन में तेज बढ़ोतरी हुई है। जून 2023 में इसके जरिए 7.96 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे, जो मई में 24.4 करोड़ हो गए। मई में इस ऐप के 26,952 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। CEO ललिता नटराज के अनुसार किराना स्टोर, फूड आउटलेट और क्विक कॉमर्स में बढ़ते उपयोग से यह वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड। नीरज चोपड़ा को नई दिल्ली में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। वहीं पारुल चौधरी को बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। पारुल 3000 मीटर की स्टीपल चेंज की राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है। कौन है? ये नीरज चोपड़ा। इनको तो सभी जानते हो आप लोग, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। हाँ, ओके। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक ने कहा है कि भारत उसके निजी क्षेत्र के निवेश का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। ADB वर्ष 2026 में भारत की विकास परियोजना के लिए लगभग $1 अरब की सीधी वित्तीय सहायता देने की योजना बना रहा है। क्या बना रहा है? सीधी वित्तीय सहायता देने की योजना बना रहा है। मध्य प्रदेश के शहर मांडू में पाए जाने वाले बाओबाब पेड़ के फल खुरासानी इमली को जियोग्राफिकली इंडेक्स टैग मिला है। इससे इस फल को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान मिलेगी। क्या मिलेगी? राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान मिलेगी। किसको मिलेगी? बाओबाब पेड़ के फल खुरासानी इमली। कौन सी? खुरासानी इमली को। साथ ही स्थानीय आदिवासी समुदाय की आय भी बढ़ेगी। जो आदिवासी लोग हैं उनकी आय भी बढ़ेगी, क्योंकि वो लोग इसका व्यापार करते हैं, जिससे उनकी जीवनशैली अच्छी होगी। पंचायती राज मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्भय चेतना अभियान शुरू किया है। कौन सा किया है? निर्भय चेतना अभियान शुरू किया है। इसके तहत देश की पंचायतों 17.5 लाख पुरुष प्रतिनिधियों को महिलाओं से जुड़े मुद्दों, लैंगिक समानता, महिला अधिकारों और उनकी सुरक्षा व गरिमा से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षित किया जाएगा। किस के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा? लैंगिक समानता मतलब हाँ, चाहे पुरुष और स्त्री सब एक समान है। और महिला अधिकार, महिलाओं के लिए क्या क्या अधिकार है, और उनकी सुरक्षा व गरिमा को बनाए रखने के जो जुड़े विषयों पर उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। किनको? महिलाओं को। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। कौन करेगा? भारत 25 और 26 जून को हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। इसमें ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री है और वरिष्ठ ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। कौन लेंगे? ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास, ऊर्जा तक समान पहुंच जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा। किस पर होगा? ऊर्जा सुरक्षा पर होगा और सतत विकास तथा ऊर्जा तक समान पहुंच जैसे विषयों पर विमर्श होगा, विचार विमर्श होगा इसके ऊपर है, या फिर विमर्श होगा। 3 स्वदेशी वारशिप्स INS दूनागिरी, INS संशोधक और एंटी सबमरीन INS अग्रे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। INS दूनागिरी 8 ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। कौन है? ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। वहीं INS संशोधन एक बार में लगभग 12,000 किलोमीटर तक जा सकती है। कितनी जा सकती है? एक बार में लगभग 12,000 किलोमीटर तक जा सकती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के लखनपुर में भारत की पहली व्यावसायिक कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखी है। किसकी रखी है? व्यापारिक कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखी है। किसने? राष्ट्रपति जी ने और प्रधानमंत्री जी ने। 25,016 करोड़ रुपए लागत। कितनी? 25,016 करोड़ रुपए लागत की यह परियोजना कोयले से अमोनिया नाइट्रेट बनाएगी। क्या बनाएगी? कोयले से अमोनिया नाइट्रेट बनाएगी। कितने की? 25,016 करोड़ रुपए की। तुषार मेहता दूसरी बार बने देश के सॉलिसिटर जनरल। ये है तुषार मेहता, काफी फेमस पर्सनैलिटी है। सरकार ने अधिवक्ता तुषार
मेहता को लगातार दूसरी बार 3 साल के लिए भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। उनका नया कार्यकाल 1 जुलाई से शुरू होगा। मेहता 2018 से इस पद पर है। सॉलिसिटर जनरल देश के दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं। कौन से होते हैं? दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हैं। क्या रखते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी सरकार का कोई मसला हो जाता है तो ये उनका पक्ष रखते हैं। नेक्स्ट है किर स्टारमर ने ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा की घोषणा की। उन्होंने पार्टी के भीतर चल रहे मतभेदों का इसका कारण बताया। स्टारमर जुलाई 2024 में पीएम बने थे। कब बने थे? जुलाई 2024 में पीएम बने थे। वे ब्रेक्सिट के बाद कार्यकाल पूरा किए बिना पद छोड़ने वाले छठे ब्रिटिश पीएम बने। मतलब इससे पहले 5 पीएम और भी थे ब्रिटेन के जो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, मतलब दिया है जिन्होंने, और ये छठे हैं पीएम बने। नए पीएम के चयन तक के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। जब तक नया पीएम नहीं बन जाए तब तक कार्यवाहक मतलब उनकी जगह काम करेंगे और नए चूज हो जाएंगे, उसके बाद में ये अपना पद छोड़ देंगे। अमेरिका भारत को $482.2 मिलियन की रक्षा सहायता सेवाएं बेचेगा। क्या बेचेगा? $482.2 मिलियन की रक्षा। तो ये भारतीय सेना के अपाचे हेलीकॉप्टरों और M777A2 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों के लिए होगी। क्या होगी? अपाचे हेलीकॉप्टर और M777A2 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों के लिए होगी। इसमें पुर्जों की मरम्मत, प्रशिक्षण और अन्य लॉजिस्टिक सहयोग शामिल होंगे। क्या होंगे? पुर्जों की मरम्मत और लॉजिस्टिक सहयोग तथा प्रशिक्षण आदि इसमें शामिल होंगे। बिजनेस, अब बिजनेस के अंदर क्या सूचनाएं चल रही हैं या क्या कुछ चल रहा है? टेक कंपनी मेटा ने भारतीय फिनटेक कंपनी CRED में 8,550 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है। क्या की है? 8,550 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है। किसने? टेक कंपनी मेटा ने। कौन सी कंपनी में? भारतीय क्रेड CRED के अंदर निवेश की घोषणा की है। क्रेड के संस्थापक कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया वैश्विक प्रमुख नियुक्त किया गया। ये है कुणाल शाह किया गया है। वे विल केथकार्ड की जगह लेंगे। इस निवेश के बाद क्रेड का मूल्यांकन बढ़कर 43,239 करोड़ रुपए तक हो जाएगा। क्या किसकी जगह लेंगे? विल केथकार्ड की जगह लेंगे। वो प्रेजेंट टाइम में जो वो विल केथकार्ड हैं। क्या है इस कंपनी के क्रेड के व्हाट्सएप के जो प्रमुख हैं वो कौन है? विल केथकार्ड है प्रेजेंट टाइम में। लेकिन अब जो है कुणाल को नियुक्त किया गया है, व्हाट्सएप का प्रमुख नियुक्ति दी है व्हाट्सएप के ऊपर। इनको वैश्विक नियुक्त किया गया है कुणाल को वैश्विक प्रमुख व्हाट्सएप का। स्पोर्ट्स, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में 200 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई है। ये है हरमनप्रीत कौर बनी। महिला क्रिकेट में उनके बाद सबसे ज्यादा T20 मैच सूजी बेट्स 184 ने खेले। पुरुष क्रिकेट में सबसे ज्यादा T20 खेल का रिकॉर्ड पॉल स्टर्लिंग का है। किसका है? पॉल स्टर्लिंग 162 मैच के नाम पर है। लेह के नेक्स्ट है लेह के चोगल मसर और स्टकना में 2 हाई एल्टीट्यूड फ्लावर फील्ड की आधारशिला रखी। क्या रखी है? 2 हाई एल्टीट्यूड फ्लावर फील्ड्स की आधारशिला रखी है। ये भारत की पहली ऊंचाई वाली फ्लोरिकल्चर परियोजना है। कौन सी है? फ्लोरिकल्चर परियोजना है। चोगल मसर पार्क लगभग 92,687 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। यहाँ लिलियम ग्लेडियोलस जैसे महंगे फूलों की खेती होगी। किसकी होगी? लिलियम ग्लेडियोलस जैसे महंगे फूलों की खेती होगी यहाँ पे। उसके बाद में वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे कौन से रहे हैं? ESA टैग इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। कौन सा? इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, यानी पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र। यह दर्जा उन जगहों को दिया जाता है जहां जंगल, वन्यजीव, पेड़ पौधे और पानी के स्रोतों की रक्षा करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे इलाकों में खनन, बड़े उद्योग और बड़े निर्माण कार्यों पर सख्त नियम लागू होते हैं। इससे प्रकृति और पर्यावरण सुरक्षित रहते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों को ESA घोषित करने की तैयारी में कर रही है। इससे गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों को ज्यादा पर्यावरण संरक्षण मिलेगा। हालांकि कुछ राज्यों को चिंता की
इससे विकास की परियोजनाओं पर असर पड़ेगा। कुछ राज्य है वो जो ये बोल रहे हैं कि विकास में इसमें अगर सरकार इनको संरक्षण देती है तो इससे विकास की जो परियोजनाएं हैं उसके अंदर प्रभाव पड़ेगा, मतलब उससे विकास की परियोजना असर पड़ेगा। पड़ेगा वो तो पड़ेगा, इसलिए पड़ेगा या तो आप विकास कर लो और औद्योगिकरण कर लो, या फिर आप जो अपना पारिस्थितिकी तंत्र है उसको सेव कर लो। एक ही काम होगा, दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। अगर आप दोनों काम करना चाहते हो, जैसे अमेरिका करता है कि जितने वन काटता है उतने ही वन उतने लगा देता है, तो फिर आपको वैसा सिस्टम अपनाना पड़ेगा कि आपको जो चीज़ जितनी आप औद्योगिकरण के अंदर जितना नुकसान आप इकोलॉजिकली सिस्टम का अपना कर रहे हो उतना उसको रिस्थापन कर ली, उसके में ज़्यादा जोर आएगा है, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये है। फिर है अंटार्कटिका ट्रीटी। अंटार्कटिका ट्रीटी, ये तो आपने हो सकता है पहले ही पढ़ा हो। यह दुनिया के देशों के बीच हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इस पर 1959 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य अंटार्कटिका महाद्वीप को शांति और वैज्ञानिक शोध के लिए सुरक्षित रखना है। इसके तहत वहां सैन्य गतिविधि और परमाणु परीक्षण नहीं किए जा सकते। कोई भी देश अंटार्कटिका पर नया क्षेत्रीय दावा नहीं कर सकता। इससे यह महाद्वीपीय देशों के बीच विवाद का कारण नहीं बनता। यह संधि सुनिश्चित करती है कि अंटार्कटिका पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए खुला रहे। भारत भी इसका सदस्य है। हाल ही में इस संधि के लागू होने के 65 वर्ष पूरे हुए हैं। अंटार्कटिका ट्रीटी जो है उसको हाल ही में 65 साल पूरे हो गए हैं कि हाँ ये जो संधि की गई थी। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये जो वर्ड ऑफ द डे है ये मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि क्यों होते हैं। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वर्ड ऑफ द डे मतलब उस दिन सबसे ज़्यादा किस वर्ड को ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलैरिटी मिली या फिर उसे यूज़ किया गया है, जो उस दिन का वर्ड था जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, उसके हिसाब से ये यहाँ पे आते हैं वर्ड ऑफ द पॉलीक्राइसिस। पॉलीक्राइसिस क्या? पॉलीक्राइसिस अंतरराष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक राजनीति का एक नया शब्द है। इसका मतलब है एक ही समय पर कई बड़े संकटों का पैदा होना। जब आर्थिक मंदी, युद्ध, महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं एक साथ सामने आती हैं। ये भी चल रही हैं, आप देख रहे होंगे हैं। क्योंकि आप जब सिविल सर्वेंट हो, आप सिविल सर्विस की तैयारी, सॉरी सिविल सर्वेंट नहीं, जब आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हो आप, तो आपकी देश दुनिया पे तो पूरी नज़र है आपकी, क्योंकि आपको डेली या वीकली करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है और आपको पूरी नज़र रखनी पड़ती है देश दुनिया के ऊपर। आप न्यूज़ भी देखते होंगे, अखबार भी पढ़ते होंगे हम, तो आपको पता है कि सेम प्रेजेंट टाइम में ये चीज़ चल रही है। आर्थिक मंदी भी चल रही है, युद्ध भी चल रहा है, महामारी का और जलवायु परिवर्तन, सारी चीज़ें एक साथ चली रही हैं। तो स्थिति अधिक जटिल हो जाती है। ये संकट अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए एक समस्या को सुलझाने की कोशिश दूसरी समस्या को और फिर बढ़ा सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान अमेरिका तनाव, ऊर्जा संकट और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे इनके असर के कारण यह शब्द इन दिनों चर्चा में रहा है। मैं आपको हर बार बताती हूँ ये बात कि कौन सा शब्द होता है जो चर्चा में रहता है, जो उस वक्त बहुत ज़्यादा दुनिया की जो कंडीशंस चल रही हैं पूरे वर्ल्ड की, उसके हिसाब से जो ज़्यादा पॉपुलर शब्द रहता है उसके वो यहाँ एंटर कराती हूँ मैं आपको। FCRA है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेशन एक्ट। भारत का यह एक कानून है। यह तय करता है कि एनजीओ, ट्रस्ट और अन्य संस्थाएं विदेश में मिलने वाला पैसा कैसे प्राप्त और खर्च कर सकती हैं। इसका उद्देश्य विदेशी फंड के उपयोग में पारदर्शिता बनाए रखना और देश की सुरक्षा व सार्वजनिक हित की रक्षा करना। क्या करना है? देश की सार्वजनिक हित और सुरक्षा की रक्षा करना। हाल ही में सरकार ने FCRA नियमों में बदलाव किया है। अब विदेशी फंड लेने वाले संगठनों को अपने काम, कार्य क्षेत्र, सोशल मीडिया खातों और धन के स्रोत की अधिक जानकारी देनी होगी। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? इससे पारदर्शिता। क्या करना होगा? फंड लेने वाले जो भी संगठन है अपने देश के अंदर, जो अपने काम, कार्य क्षेत्र, सोशल मीडिया खातों और धन के स्रोत की अधिक जानकारी देंगे जो वो विदेश से ले रहे हैं। इंडिया से ले रहे हैं वो तो वेल एंड गुड, जो बाहर से ले रहे हैं उनकी पूरी सूचना सरकार को देनी होगी FCRA के तहत है। उसके बाद में है 19 क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन, 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। आपको पता है कि मैं अगर वीकली करंट अफेयर लेके आती हूँ तो उसके अंदर एक दिन के 2 क्वेश्चंस आपको करंट चेक करने के लिए डेली याद, अगर जो जिसको आता है वो वैसे आंसर दे सकता है क्योंकि क्लास जो है वो दे सकता है। और क्योंकि क्लास जो है वो होती है वीक में एक बार है, और जिसको नहीं आता है वो सीख लेगा क्योंकि ये क्वेश्चन याद करने में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगती है या 1 मिनट लगती है। हाँ, लेकिन ये जब
दो दो करके भी जब बूंद बूंद से भी घड़ा भरता है, तो बाद में जिस दिन आपको एग्जाम देने जाओगे ना, उस दिन यहाँ से भी क्वेश्चन करके आओगे ना, रिकॉल हो जाएंगे वो माइंड में, तो वो बहुत यूजफुल होंगे। क्योंकि एग्जाम की जो मेरिट, अब एग्जाम की जो क्या कहते हैं रिजल्ट आता है ना, उसके अंदर बेटा आधा आधा नंबर भी बहुत ज्यादा मैटर रखता है, एक एक नंबर भी बहुत ज्यादा मैटर रखता है। नेक्स्ट है, इस इमारत कौन सी, यह इमारत कौन सी है जो 1955 से सॉरी 1955 नहीं, ये इमारत कौन सी जो 1555 से 1561 के बीच रूस के शासक इवान द टेरिबल के आदेश पर बनी थी। किसके, इवान द टेरिबल के आदेश पर बनी थी, यह कौन सी है? इसका आंसर होगा सेंट बेसिल कैथेड्रल्स, कैथेड्रल्स ऑफ क्राइस्ट द सेवियर, कजान कैथेड्रल्स, सेंट आइकजेक कैथेड्रल्स, सेंट बेसिल कैथेड्रल्स। नहीं सॉरी, इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ये है कैथेड्रल ऑफ क्राइस्टल द सेवियर। थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी मैं, हाँ। तो ये है, देखो फिगर देखो अच्छे से। संसदीय व्यवस्था में सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे हटाने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? संसदीय व्यवस्था में सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे हटाने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? तो इम्पीचमेंट मोशन, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, सेंसर मोशन, एडजमेंट मोशन। तो इसका आंसर होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक कौन है जिन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है? ये कौन से वैज्ञानिक है जिन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है? हरविंद खुराना, नरेंद्र सिंह कमानी, हरजीत सिंह संधू, बलविंदर सिंह ढिल्लो। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र सिंह कंपानी। ये है नरेंद्र सिंह कंपानी। अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना पर आधारित है? ग्रह त्याग पर, महावीर निष्क्रमण पर, या ज्ञान प्राप्ति, बोधि पहला उपदेश, या फिर महापरिनिर्वाण। तो इसका आंसर होगा पहला उपदेश, धर्मचक्र परिवर्तन। चिल्ली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित यह विशालकाय हाथ मूर्ति किस नाम से प्रसिद्ध है? ये जो मूर्ति है ये किस नाम से प्रसिद्ध है? एल गिंगाटे डेल डेसिएटो, या मोनोडेल डेसिएटो, या ला मानोडेल डे लास अंजरेस, मोनुमेंटो डेल सिलेंसियो। क्या अजीबोगरीब नाम है इसके। मोनोडेल एसियंटो, एल, इसका आंसर ये होगा। सुप्रीम कोर्ट का अदालत या ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ स्पेशल लीव टू अपील देने की शक्ति किसके पास है? स्पेशल लीव टू अपील, सुप्रीम कोर्ट को अदालत या ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ स्पेशल लीव टू अपील देने की शक्ति किस में है? मतलब किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 136। सुल्तान अहमद शाह द्वारा 1415 में बनवाया गया यह द्वार अहमदाबाद के भद्र किले के पूर्वी हिस्से में है, नाम क्या है? यह जो द्वार है ये अहमदाबाद के भद्र किले में पूर्वी हिस्से में स्थित है, इसका क्या नाम है? भद्र दरवाजा, खानपुर दरवाजा, तीन दरवाजा, रायपुर दरवाजा। तो इसका आंसर होगा तीन दरवाजा, तीन दरवाजा। महेश दीक्षित इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक नियुक्त हुए, ये है महेश दीक्षित। इस चेहरे को आपने पहले भी काफी देखा होगा। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक नियुक्त हुए, क्या हुए हैं? निर्देशक नियुक्त हैं। सरकार ने 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया है। क्या किया है? नया निदेशक नियुक्त किया है। वे तपन कुमार डेक्का का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? तपन कुमार डेक्का का। उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। महेश दीक्षित को आतंकवादी विरोधी अभियानों और आंतरिक सुरक्षा का लंबा अनुभव है। किसका? आतंकवादी विरोधी अभियानों और आंतरिक सुरक्षा का लंबा अनुभव है। वे जम्मू कश्मीर में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। क्या दे चुके हैं? जम्मू कश्मीर में भी उन्हें अपनी सेवाएं दी हैं। नेक्स्ट है, सरकार ने बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया। यह सम्मान केवल औपचारिक और शिष्टाचार कार्यक्रमों के लिए है, इससे उनके अधिकार या जिम्मेदारियां नहीं बदलेंगी। पूर्व रेल मंत्री रहे दिनेश त्रिवेदी को उत्कृष्ट सांसद
पुरस्कार भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है? उत्कृष्ट सांसद का भी पुरस्कार इनको मिल चुका है। नेक्स्ट है डीआरडीओ की स्वदेशी नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्रणाली। कौन सी? डीआरडीओ की स्वदेशी नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्रणाली को फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिल गई है। क्या मिल गई है? फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिल गई है। इससे भारतीय वायुसेना की निगरानी और युद्ध प्रबंधन क्षमता और मजबूत होगी। क्या होगी? भारतीय वायुसेना की निगरानी और युद्ध प्रबंधन क्षमता जो मजबूत होगी। नेत्र प्रणाली ने बालाकोट स्ट्राइक जैसी अभियानों में भी अपनी उपयोगिता साबित की है। नेक्स्ट है जीआई टैग। हाँ, अभी हाल ही में जीआई टैग किसको मिला है? भारत के 3 उत्पादों को जीआई टैग मिला। इसमें मध्य प्रदेश के सिवनी का जंबो सीताफल 3000 जनजातीय परिवारों को लाभ। बुरहानपुर का केला 18,000 से अधिक किसानों को फायदा। और त्रिपुरा का पारंपरिक वाद यंत्र सरिंदा, कौन सा? सरिंदा शामिल है। जीआई टैग से इन उत्पादों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी और निर्णायक नए अवसर बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? निर्यात के निर्यात के नए अवसर बढ़ेंगे। कानूनी सुरक्षा मिलेगी और निर्यात के नए अवसर बढ़ेंगे। शपथ। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 10 नवनिर्मित सांसदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनमें आंध्र प्रदेश के 4, कितने हैं? आंध्र प्रदेश के 4, झारखंड के 2, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु से एक सदस्य। 5 सांसदों ने हिंदी, 3 ने तेलुगु, 1 ने तमिल और 1 ने अंग्रेजी में शपथ ली। अमेजन के सीईओ। नेक्स्ट है अमेजन के सीईओ एंडी जेसी ने किससे? एंडी जेसी ने भारत के $13 बिलियन के अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है। इसमें 2030 तक कंपनी का कुल निवेश $88 बिलियन होगा। कितना होगा? $88 बिलियन होगा। यह निवेश एआई और अमेजन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। किस पर होगा? अमेजन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। एआई और अमेजन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। कंपनी का लक्ष्य 38 लाख नौकरियों पैदा करना। कितनी? 38 लाख नौकरियां पैदा करना। 1.5 करोड़ छोटे कारोबारों को डिजिटल बनाना और अमेजन नाउ जैसे सेवा को 300 शहरों तक पहुंचाना। कहां तक? अमेजन नाउ जैसी शहरों को 300 शहरों तक पहुंचाना है। जस्टिस। अब नेक्स्ट है जस्टिस प्रतिभा आईपी हॉल ऑफ फेम में शामिल। किसमें? आईपी हॉल ऑफ फेम में शामिल। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा MC इंटरनेशनल आईपी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय जज बनी। उन्होंने बौद्धिक संपदा कानून में योगदान के लिए अमेरिका के सैन एंडिगो में सम्मानित किया। वह अभी भी विश्व की बौद्धिक संपदा संगठन के जजों के सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष है। कौन है? सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष है। उनके कार्यकाल में भारत में पेटेंट फाइलिंग बढ़ी है। क्या बढ़ी है? पेटेंट फाइलिंग बढ़ी उनके कार्यकाल में भारत में। नेक्स्ट है तमिल फिल्म उद्योग के अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का 73 वर्ष की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया। उन्हें किंग ऑफ स्क्रीन प्ले कहा जाता था। क्या कहा जाता था? किंग ऑफ स्क्रीन प्ले कहा जाता था। उन्हें 75 से अधिक फिल्मों में अभिनय और 25 से अधिक फिल्मों का निर्देश किया। अभिनय 75 से अधिक फिल्मों में किया और निर्देश 25 से अधिक फिल्मों में किया। उनकी फिल्म एंगा चिन्ना रासा से हिंदी की सुपरहिट फिल्म बेटा प्रेरित थी। मतलब बेटा जो मूवी है अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की, वो उनकी एन्ना चिन्ना रासा जो मूवी थी उसी का डबलिंग है। और IIT बॉम्बे न्यूयॉर्क में अपना पहला विदेशी सब कैंपस खोलेगा। यह स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ओल्ड वेस्टबरी के साथ मिलकर शुरू होगा। क्या होगा? यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ओल्ड वेस्टबरी के साथ मिलकर शुरू होगा। यहाँ AI सस्टेनेबिलिटी क्लीन टेक्नोलॉजी पर पढ़ाई व रिसर्च होगा। 2027 से सर्टिफिकेट कोर्स और बाद में डिग्री प्रोग्राम शुरू होंगे। इसमें प्रवेश JEE एडवांस से नहीं होगा। हाँ JEE एडवांस से इसमें एडमिशन नहीं होगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट है केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने गुजरात में के 14 शहरों में भारत और टैक्सी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। क्या किया? भारत और 14 अन्य शहर। गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म, गुजरात के जो 14 अन्य शहर हैं उन्होंने टैक्सी प्लेटफॉर्म शुरू किया है। भारत टैक्सी। यह देश का पहला ड्राइवर स्वचालित वाला जीरो कमीशन राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। कौन सा है?
पहला ड्राइवर स्वामित्व वाला जीरो कमीशन राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें किराए की पूरी कमाई ड्राइवरों को मिलेगी। क्या मिलेगी? किराए की जितनी कमाई हो सारी ड्राइवरों को मिलेगी। यह अमूल और इफ्को, किसका? अमूल और इफ्को के सहयोग से बनाया गया है। यात्रियों को सर्च प्राइजिंग से राहत मिलेगी। क्या मिलेगी? यात्रियों को सर्च प्राइजिंग से इसमें राहत मिलेगी। नेक्स्ट क्या है? तमिलनाडु के इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर की गर्मी से हाइड्रोजन बनाने वाला प्लॉट शुरू हुआ है। क्या हुआ है? तमिलनाडु के इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर की गर्मी से हाइड्रोजन बनाने वाला प्लॉट शुरू हुआ है। इसमें BARC पार्क्स की स्वदेशी कॉपर क्लोरीन तकनीक का इस्तेमाल होगा। यह तकनीकी कम तापमान पर काम करती है और पूरी तरह कार्बन मुक्त है। क्या है? कम तापमान में काम कर लेगी और कार्बन मुक्त है। नेक्स्ट है हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न। क्या है? हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार दुनिया में अब 1603 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। कौन सी हैं? 1603 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। इसका कुल वैल्यूएशन $8 ट्रिलियन है। कितना है? $8 ट्रिलियन। पिछले एक साल में 308 नए यूनिकॉर्न बने, जिसमें 19 स्टार्टअप्स एक साल में ही यूनिकॉर्न बन गए। भारत 61 यूनिकॉर्न के साथ चौथे स्थान पर है। इस साल भारत ने 6 यूनिकॉर्न शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुए हैं। कितने हुए हैं? 6 यूनिकॉर्न शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुए। भारतीय उद्यमियों ने दुनिया में 217 यूनिकॉर्न बनाए। कितने? 217 यूनिकॉर्न बनाए हैं। वर्ड ऑफ द डे पैक्स सिलिका। क्या है? पैक्स सिलिका। यह अमेरिका की अगुवाई में शुरू की गई एक नई पहल है। इसका उद्देश्य AI से जुड़ी तकनीक को सुरक्षित और मजबूत बनाना है। इसमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, कंप्यूटिंग, ऊर्जा और तकनीकी सप्लाई चेन पर फोकस होता है। इसका मकसद ऐसे देशों को नेटवर्क बनाना है जो मिलकर AI तकनीकी विकसित करे। क्या करे? ऐसे देशों को नेटवर्क, ऐसे देशों का नेटवर्क यानी कनेक्ट करना सारे देशों को जो AI के ऊपर काम करेंगे मिलके। साथ ही किसी एक देश पर तकनीकी निर्भरता कम हो। मतलब किसी एक ही देश पर क्यों डिपेंड रहना, सारे देश अपना सहयोग देंगे इसमें। इसे चीन पर तकनीकी निर्भरता घटाने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा भी माना जाता है। मतलब टेक्नोलॉजी में चीन बहुत आगे है, जापान भी आगे है, हाँ? तो चीन की जो डिपेंड ज़्यादातर कंट्रीज चीन पे डिपेंड है, उसको कम करना अमेरिका का उद्देश्य है इसके अंदर। भारत और अमेरिका इस पहल से सेमीकंडक्टर, खनिज और AI के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा सकते हैं। अमेरिका और भारत इसके अंदर मिलकर सेमीकंडक्टर, खनिज और AI में इसके अंदर अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो इंडेक्स है वो IIP एक ऐसा सूचकांक है जिससे पता चलता है कि देश में उद्योगों का उत्पाद बढ़ रहा है या घट रहा है? इसमें मुख्य रूप से खनन, विनिर्माण, बिजली और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पाद को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? खनन, विनिर्माण, बिजली और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पाद को मापा जाता है। आसान भाषा में कहें तो यह देश की औद्योगिक गतिविधि की सेहत बताने वाला एक पैमाना है। मतलब देश के अंदर जो औद्योगिक उद्योग है, मतलब जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसकी सेहत कैसी है, मतलब वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है या फिर वो घाटे में जा रहा है या फिर उसकी स्थिति खराब हो रही है, उसकी जो सूची बताएगा वो ये इंडेक्स बताएगा सिंपल लैंग्वेज में। सरकार और अर्थशास्त्री इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार का अंदाजा लगाते हैं। हाँ, इंडस्ट्री, इससे अर्थव्यवस्था, अगर इंडस्ट्री काफ़ी इंप्रूव करेंगे तो अर्थव्यवस्था आगे होती है, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था का पता लग जाता है। यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि सरकार ने हाल ही में नए आधार वर्ष 2022-23 पर आधारित IIP के आंकड़े जारी किए हैं। अभी नया आधार वर्ष 22 और 23 किया है, उसके आधार पर जो IIP आंकड़े हैं वो सरकार ने भी जारी किए हैं, इसलिए ये शब्द अभी चर्चा में है। जो नई चीज होती है उसमें में जो शब्द यूज किया जाता है वो चर्चा में रहता है। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का जो हिस्सा वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? ये है क्वेश्चंस हैं। आपको पता है मैं डेली के 2 क्वेश्चंस डालती हूँ, तो ये वो हैं। अब वीकली लाती हूँ तो वीकली आप देख लो 7 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक दिन छुट्टी मान लो, 6 दिन मान लो, तो 12 क्वेश्चंस तो होंगे ना, एक दिन की छुट्टी होती है। हाँ, तो खाती में पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का जो हिस्सा वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? इसोलेशन, एल्बिडो या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या एडवेक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एल्बिडो। जर्मनी के डुइसबर्ग शहर में यह अनोखा वॉकवे जो रोलर कोस्टर जैसा दिखता है, कैसा दिखता है? रोलर कोस्टर जैसा दिखता है, किस नाम से जाना जाता है? ये
किस नाम से जाना जाता है? स्काई वॉक इन इन्फिनिटी, टाइगर एंड टर्टल मैजिक माउंटेन, हेलिक्स, स्काई ट्रेल, ड्रैगन स्पाइक एंड वॉक। इसका आंसर होगा टाइगर एंड टर्टल मैजिक माउंटेन, इसका नाम है ये, इस नाम से ये वॉक क्या कहते हैं, अनोखा वॉकवे जो रोलर कोस्टर जैसा दिखता है, जाना जाता है। संविधान के अनुसार कार्यपालिका की सभी शक्तियां किसके पास होती हैं? कार्यपालिका के एग्जीक्यूटिव की सभी शक्तियां किसके पास होती हैं? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। वर्ष 1958 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय कौन थे? 1958 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, इनका चेहरा गौर से देखिए। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन शायद पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते भी एक क्वेश्चन इनके ऊपर आया था। कौशिक बासु, रघुराम राजन, अमर्त्य कुमार सेन, जगदीश भगवती। इसका आंसर होगा अमर्त्य कुमार सेन है। तो इस वीक का जो करंट अफेयर है वो यहीं पे खत्म होता है। और मैं जो वीकली करंट अफेयर आपको करा रही हूँ, अगर ये वीकली आप याद कर लोगे ना, आप किसी भी कंपटीशन पेपर में अटकोगे नहीं, आराम से क्लियर कर लो, क्योंकि इससे ज्यादा डीपली करंट अफेयर यूपीएससी में भी नहीं आता है हाँ, और ना पीसीएस में आता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हर वीकली करंट अफेयर है, ज़्यादा के 1 घंटे का आता है, 1 घंटे का अगर आप 2x पे लगा के भी देखोगे ना तो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता है। अगर आप एक वीक में आधा घंटा देते हो, कोई ज़्यादा नहीं होता। इसमें आपको इतना बड़ा बेनिफिट हो जाएगा कि क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाओगे, तो उसमें क्या नुकसान है? तो मैं चाहती हूँ कि आप डेली का हर वीकली जो करंट अफेयर है वो आप देख लें, और उसके अलावा अगर आपको कुछ और भी करंट अफेयर में प्रिपेयर करना है तो वो आपकी चॉइस, आप उसके अलावा और भी कोई ऑप्शंस लेके करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हो हैं। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।